नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा साइंस वाले के यूट्यूब चैनल में। आज से हम शुरू करने वाले हैं डीप लर्निंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट। इस प्लेलिस्ट में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, जीरो से आप एकदम प्रोफेशनल हो जाएंगे डीप लर्निंग में। तो यदि आप एक न्यूकमर हैं या फिर आप फ्रेशर हैं जिसको डीप लर्निंग के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये लेक्चर्स उनके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ये टॉपिक्स मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ। हम इनको एक एक करके ना पढ़ते हुए हम डायरेक्टली इन टॉपिक, जब ये टॉपिक्स आएंगे हम वहां से चीजें सीखेंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है इस सेशन के दौरान, वो रहने वाला है कि हम समझेंगे कि डीप लर्निंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, कैसे हमारी डीप लर्निंग मशीन लर्निंग से डिफरेंट होती है, और क्या रिलेशनशिप है ह्यूमन के ब्रेन और एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में। हम इसके अलावा सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन के बारे में भी बात करेंगे, और हम एट लास्ट जानेंगे कि हम इन परसेप्ट्रॉन को किस प्रकार से टेंसर फ्लो या अन्य लाइब्रेरी के द्वारा इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये पॉइंट हम कोडिंग सेशन के दौरान कवर करेंगे। आज हम पूरा का पूरा थ्योरेटिकली आगे चीजों को समझते हैं। तो देखिएगा, यदि मैं आपसे ये कहूं कि इनमें से कैट कौन है और डॉग कौन है, ठीक, तो हो सकता है कि, क्योंकि अगर मैं सेम साइज के कैट और पपी लेके आऊं, तो हो सकता है कि कई लोग उसको कुछ डिफरेंटली आइडेंटिफाई कर लें। छोटा बच्चा हो सकता है कैट और डॉग के बीच में ज्यादा अंतर ना बता पाए, लेकिन ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हम एज ए ह्यूमन प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैट और डॉग को। अब यदि मैं ये बात कहूं कि ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में कैसे करके हमारा कैट और डॉग का सिलेक्शन होता था, ठीक है, तो फिर ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में क्या होता था, मैनुअल सिलेक्शन होता था कि मैनी फीचर, जितने ज्यादा फीचर्स होंगे किसी ऑब्जेक्ट के, किसी इमेज को, उसको सिलेक्ट करते थे। और उसको याद रखिएगा, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग में हम फीचर का सिलेक्शन करते थे ज्यादा से ज्यादा, हम मैनुअली, और वो भी मैनुअली कर रहे हैं, हम सारा चीजें अपने खुद के हाथ से कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो डीप लर्निंग है, जब से ये आई है, हमें मैनुअली फीचर सिलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ी है। अब फीचर सिलेक्शन का यहाँ से क्या मतलब है, ये समझने से पहले हम थोड़ा सा एक परफॉर्मेंस का डेटा लेते हैं। जैसे कि अमाउंट ऑफ डेटा और परफॉर्मेंस ऑफ डेटा के बीच में जब एक ग्राफ बनाया गया, तो हमने ये पाया कि जो डीप लर्निंग है, डीप लर्निंग में मैनुअली फीचर इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं होती है। तो यदि आपने मशीन लर्निंग पढ़ी है, तो मशीन लर्निंग में फीचर इंजीनियरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। उसके अलावा हमारा जो डीप लर्निंग फ्रेमवर्क्स हैं, ये बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा को हैंडल कर सकते हैं, और इनकी जो परफॉर्मेंस है और एक्यूरेसी है, ये मशीन लर्निंग मॉडल से बहुत बेहतर रहती है। अब हम समझते हैं कि डीप लर्निंग क्या है। ठीक है, डीप लर्निंग एक तरीके से सब पार्ट है मशीन लर्निंग का ही, ठीक है, एक सब सेट है मशीन लर्निंग का। और ये क्या कराता है कि जैसे जैसे आप जितना एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के अंदर डीपर डीपर जाओगे, उसी तरह से ये जो इसकी लर्निंग होगी वो बहुत बेहतर बेहतर हो पाएगी। तो इसका जो एल्गोरिथम है, ये इंस्पायर्ड हुआ हमारे ब्रेन का, जैसे न्यूरॉन काम कर सकते हैं, तो उसी तरह से जो डेटा साइंटिस्ट थे उन्होंने भी पूरी, और मैथमेटिशियंस ने मिल के बैठ के ये डीप लर्निंग आर्किटेक्चर बनाया। सेम वे में जैसे कि ह्यूमन किसी भी चीज को इनपुट करता है, ग्रैब्स करता है, तो सेम न्यूरल स्ट्रक्चर हमने बनाया। ठीक, ठीक। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है कि हम अपने दिमाग को अब पूरे तरह से, जैसे हमारा दिमाग ट्रेन होता है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको बताना पड़ता है यार किताब में कि यार इसको एलिफेंट कहते हैं, इसको कैट कहते हैं, इसको डॉग कहते हैं, इसको काऊ कहते हैं। तो वैसे ही करके जब भी हमारा जो डीप लर्निंग फ्रेमवर्क है, उसको सबसे पहले हम ट्रेन करते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग फेज के दौरान उसको हजारों करोड़ों इमेज हमने दिखा दी कि भैया ये फीचर्स वाला हाथी होता है, ये वाला घोड़ा होता है, ये वाला रैबिट होता है, ये कैट होता है, फॉक्स, हैंड, सबके हमने पिक्चर हमने उसको दिखा दी, ठीक है। तो ट्रेनिंग में हमने बहुत ज्यादा उसको डेटा दे दिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने एक अनलेबल डेटा दिया, उसके बाद हमने एक नई इमेज ला के दी, ठीक है, एक मान लीजिएगा इस केस में डॉग की। तो अब क्या करेगा, जो हमारा सबसे पहला लेयर होगा ना, वो डॉग के क्या करेगा, डिफरेंट एजिस के, यानी कि कोनों के कोने के डिफरेंट शेप्स को एनालाइज करेगा, ठीक है। इसके कोने कैसे हैं, कर्व है, कौन से फीचर हैं, तो ये सारे के सारे कोने इसके जानेगा कि उसकी ओवरऑल, ताकि कोने कोने से क्या होता है, शेप पता लग जाता है, ठीक है। फिर मान लीजिए कि जो इनर लेयर है, ठीक है, तो इसमें जो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हैं, जैसे कि उसकी आई फेस हो गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसके शरीर में किस तरीके के बाल हैं वो कॉम्प्लेक्स हो गया, उसकी टेल किस तरह की है, तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को वो इनर लेयर में याद करता है, ठीक है। उसके बाद जो टॉप लेयर होता है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिटेल्स में जो जो होता है, उसके साथ ही आइडेंटिफाई करता है कि डिफरेंट एनिमल कौन कौन से पॉसिबल हैं। अब जैसे ये जो हमारे पास इमेज है, अभी इसके जो फीचर्स है काफी ज्यादा सिमिलर मिलेंगे किसी कैट से, ठीक है। अगर छोटा पपी है, छोटा, और एक बड़ा कैट है,
तो उसके फीचर्स काफी ज्यादा सिमिलर मिलेंगे। तो ये टॉप लेयर में आइडेंटिफाई करेगा यार इन इन फीचर्स की तरह, बट ये इसको एज अ मछली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, अगर किसी डॉग की तो उसको कभी मछली आइडेंटिटी या डायनासोर उसको नहीं आइडेंटिफाई करेगा। तो लास्ट लेयर में वो ऑल पॉसिबिलिटी निकालता है कि यार कि इनमें से ये हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी निकालता है यार कि इस इमेज का तो इसने ये लास्ट लेयर में, टॉप लेयर में क्या निकाला कि ये इन इन चीजों का एक वो हो सकता है, कि पॉसिबिलिटी है कि घोड़ा हो सकता है, डॉग हो सकता है, फॉक्स हो सकता है या कैट हो सकता है। ठीक, फिर जो आउटपुट लेयर होता है तो उसमें ये प्रोबेबिलिटी देता है कि यार मैं कहता हूँ कि 90% चांस है कि ये जो इमेज है ये डॉग की है, पर 10% ये चांस है कि ये जो इमेज है कैट की है। अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी में ज्यादा प्रोबेबिलिटी डॉग को मिली, तो जो हमारा न्यूरल नेटवर्क है ये इसको क्लासिफाई करेगा एज ए डॉग में। तो ये एक बेहतरीन एग्जांपल है समझने का किस तरीके से न्यूरल नेटवर्क काम करते हैं, सेम जैसे हमारे ब्रेन में काम करते हैं, और सेम जो कि हमारे जो डेटा साइंस और मैथमेटिशियन की टीम थी उन्होंने एक न्यूरल नेटवर्क डिजाइन किया, जिसके ऊपर पूरा का पूरा आज की डेट में हमारे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के एल्गोरिथम और हमारे जेन एआई के एल्गोरिथम चल रहे हैं। तो उनका सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। ठीक, अब देखिएगा, एक तो हमने इसमें जो ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम थी इसमें था कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी, यानी कि ये हाई डायमेंशन ऑफ डेटा को हैंडल नहीं कर पाता था। ठीक है, यदि किसी डेटा के जो फीचर्स होते हैं वो 100 से ज्यादा फीचर्स हो गए, ठीक है, या फिर बहुत ही अच्छी मशीन है आपके पास तो 1000 से ज्यादा फीचर्स हो गए, तो उनको ये हैंडल कर ही नहीं पाता था। लेकिन डीप लर्निंग में ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आप बहुत ही ज्यादा हाई डायमेंशनल डेटा को पूरी तरीके से आप कंट्रोल कर पाओ और उनके जो फीचर्स होते हैं हर एक फीचर्स के ऊपर फोकस कर पाओ। अब अगर हम बात करें ओवरऑल मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में, देखिए मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हमारा जो इनपुट होता है, इनपुट से हम कुछ फीचर्स निकालते हैं, फीचर्स को फिर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, उसके बाद हम अपना आउटपुट देते हैं कि ये मान लीजिएगा जैसे कि ये आउट इसमें है कि यार ये जो चीज है ये कार है या कार नहीं है। ठीक, अगर हम बात करें अपना डीप लर्निंग के बारे में, तो डीप लर्निंग में जो ये दो पार्ट होते हैं फीचर एक्सट्रैक्शन और क्लासिफिकेशन, ये ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, इसमें हमें फीचर एक्सट्रैक्शन और क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक तो हमें जैसे मैंने पहले बताया था फीचर एक्सट्रैक्शन, फीचर इंजीनियरिंग की जरूरत नहीं पड़ती डीप लर्निंग में, और डायरेक्टली एक आपका जो स्टेप है वो कम हो जाता है। अब इसकी कुछ एप्लीकेशन देख लेते हैं। देखिए जिस वॉइस रिकॉग्निशन है, ठीक है, तो वॉइस रिकॉग्निशन जैसे यदि आप सीरी का इस्तेमाल करते हैं या फिर ओके गूगल का यूज करते हैं, तो आपका जो फोन है, आईफोन है, वो आपकी ही आवाज से खुल रहा है, ऑपरेट हो रहा है, तो आपकी वॉइस को पहचान सकता है, वो किसी और की आवाज से नहीं खुल पाएगा। ठीक है, या आपकी कमांड को ही फॉलो करेगा वो। तो ये एक एग्जांपल हो गया। उसके अलावा ऑटोमेटेड सर्वेलेंस सिस्टम है कि जैसे अभी आपने देखा होगा कि कहीं से भी आपकी कार जाए ओवर स्पीड कर दे, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी नंबर प्लेट आ जाती है, आपकी कार की हाई स्पीड में फोटो आ जाती है, प्रॉपर आ जाता है कि इतनी स्पीड से चल रहा था, ये चल रहा था, यहाँ पे लोकेशन थी, सारी डेटा वो कैप्चर कर लेता है और उसको आपको एज अ चालान बना के भेज देता है, या कुछ भी होता है तो। वैसे ही प्रॉपरली सर्वेलेंस सीसीटीवी फुटेज का यूज करते हैं कि यदि आप को आइडेंटिफाई करना है कि एक रूम में 100 बंदे हैं, 100 में से 99 रजिस्टर्ड हैं आपके सीसीटीवी के डेटा डोमेन में, अगर उसमें से एक आदमी रजिस्टर्ड नहीं है तो वो उसको मार्क कर सकता है कि यार ये बंदा तो रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हुए। उसके अलावा फेस रिकॉग्निशन का तो बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, और जैसे हमने व्हीकल रिकॉग्निशन का बारे में बताया है, तो बहुत ज़्यादा उपयोग आप देख सकते हैं कि जहाँ पे हम डीप लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब चलते हैं परसेप्ट्रॉन्स के बारे में। परसेप्ट्रॉन्स एक तरीके से बैकबोन है या सबसे छोटी चीज है जहां पे हम डीप लर्निंग की शुरुआत करते हैं। परसेप्ट्रॉन्स क्या है, एक तरीके से आप ये समझिए कि एक बहुत ही सिंपल एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो कि किसी भी चीज को केवल दो ही क्लासेस में डिफाइन कर सकता है या फिर एक ग्रुप को क्लासिफाई कर सकता है। जैसे कि हमारे जो लीनियर मॉडल्स थे मशीन लर्निंग में, तो उनको दो क्लासेस में क्लासिफाई करना होता था। तो वैसी उसी तरीके से कुछ परसेप्ट्रॉन भी हमारा डिजाइन होता है कि ये कुछ पैटर्न्स के बेसिस में ये कुछ चीजों का ग्रुप बना लेता है। जैसे कि यहाँ पे ये एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे कुछ इमेजेस आई, तो इन्होंने इसको पर्टिकुलर किसी ग्रुप्स में हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, अब इसके कॉन्सेप्ट समझिएगा कि इसमें कौन कौन से कौन कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है इनपुट वैल्यूज। ठीक है, हमारे पास इनपुट क्या आ रहा है, उसके बाद आता है वेट एंड बाइसेस, उसके बाद आता है नेट सम, उसके बाद आता है एक्टिवेशन फंक्शन या फिर स्टेप फंक्शन। तो ये चार चीजें होती हैं जो हमारे पास प्रेसेप्ट्रॉन बिल्ड करने के लिए हमें चाहिए। अब प्रेसेप्ट्रॉन के एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिएगा आपके पास ये पहला वाला डेटा है, और इसमें आपको क्या करना है, इनको लीनियरली सेपरेट करना है कि एक तरीके की चीजें एक तरफ रहे, दूसरी तरफ का ग्रुप दूसरी तरफ रहे। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले वाली इमेज में
देखिए डॉग्स हैं, अलग अलग तरीके के डॉग्स हैं, ब्रीड के डॉग हैं, और हॉर्सेस की इमेज है। तो पहली बार इन्होंने ट्राई किया, तो यहाँ पे देखिए दो का एरर आ रहा है, क्योंकि दो जगह मिसक्लासिफिकेशन हुई है। ठीक है, क्योंकि एक तरफ डॉग आ गया जहाँ पे डॉग नहीं आना चाहिए था, दूसरी तरफ एक हॉर्स भी आ गया, तो टोटल में हमारा एरर कितने हो गए, दो। फिर क्या होता है, फिर आगे हम और चलते हैं, तो हम एक और बार उसको ट्राई करते हैं कि ये लीनियर सेपरेबल लाइन जो कि ब्लू कलर की दिख रही है, इसको हम और अच्छी तरह से कर पाए। फिर अगली बार हमने डॉग्स को तो सही क्लासिफाई ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, लेकिन एक सॉरी हॉर्स को सही ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, लेकिन एक डॉग को मिस क्लासिफाई कर दिया। तो यहाँ पे हमारा एरर आ गया वन। और उसके बाद तीसरा बार हमने कोशिश की, और तीसरे बार हमें एक ऐसी लाइन मिली जहाँ पे हमने डॉग और हॉर्सेस को प्रॉपरली क्लासिफाई कर दिया अलग अलग ग्रुप में। यहाँ पे हमारे एरर आया जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है मूवमेंट ऑफ लाइन, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा हमारी जो लाइन थी वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रही थी, लेकिन ये तो एक इमेज है। अब हमारी जो मशीन के अंदर जो हमने एल्गोरिथम लिखी है उसके अंदर ये कॉन्सेप्ट कैसे लागू होता है, उसको हम यहाँ पे चेक करते हैं, मूवमेंट ऑफ लाइन का टॉपिक। तो इन ब्रॉडर जो भी हमारा कोर कॉन्सेप्ट होता है लीनियर लाइन का, तो लीनियर इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, जहाँ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, जहाँ पे जो हमारा प्रेसेप्ट्रॉन्स के ऊपर लाइन है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी में, जहाँ m होता है हमारा रोटेशन, c होता है हमारा ट्रांसलेशन। अब ये रोटेशन ट्रांसलेशन क्या होता है, तो उसको समझते हैं। देखिए, यदि मेरे को इस लाइन को मूव करना है तो दो तरीके से मूवमेंट हो सकती है। ठीक है, एक हो सकता है ट्रांसलेशन, दूसरा हो सकता है रोटेशन। ठीक है, या तो इस लाइन को मैं ऊपर और नीचे करूं, या इस लाइन को रोटेट करूं। ठीक है, ये दो तरह के ही मूवमेंट पॉसिबल हैं, तो इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो ट्रांसलेशन क्या होता है, मूविंग द लाइन अप एंड डाउन इन पैरेलल वे, अप एंड डाउन, जैसे कि इस जो ग्रे कलर की लाइन है इसको हम पैरेलली मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो येलो से दिखा रखा है, तो ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। फिर रोटेशन होता है कि जहां पे हम एक पॉइंट को पिवॉट ले लेते हैं, एक पॉइंट को फिक्स कर देते हैं और दूसरे पॉइंट को मूव करते हैं क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो दो हमारे पास रोटेशन आ गई कि ट्रांसलेशन और रोटेशन क्या होती है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिएगा हमें एक बेस्ट फिट लाइन पानी है, एक इक्वेशन है जहाँ पे कांस्टेंट इनटू एक्स, एक्स कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, प्लस एक कांस्टेंट टर्म इनटू वाई इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट चीज। ठीक है, तो मान लीजिएगा ये एक बेसिक इक्वेशन हो गई। अब यदि मुझे एक बेस्ट फिट लाइन पानी है, तो मैं अपना क्या सेवन इस तरफ ले गया और ये -7 हो गया। ठीक है, तो या तो ये लाइन -7 कर दूं या फिर इसमें +7 कर दूं, या तो ये लाइन इस तरफ जा सकती है या ये लाइन इस तरफ जा सकती है इस केस में। ठीक, अभी यदि मैं कांस्टेंट को ही चेंज कर दूं, ठीक है, जैसे एक्स का जो कोफिशिएंट है उसको ही चेंज कर दूं, तो ये क्या करेगा कि जैसे जैसे मैं इंक्रीज करूंगा वैल्यू ऑफ टू, ठीक है, टू की जगह थ्री कर दिया, फोर कर दिया, तो ये जो और ये वाला पॉइंट फिक्स कर दिया। ठीक है, वाई तो फिक्स है मेरा यहाँ पे, तो वाई वाला फिक्स है, और हम मैं एक्स को रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको हम मैं इंक्रीज करूंगा तो ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा, और डिक्रीज करूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज डिक्रीज होगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। ठीक, तो हमने देखेगा, हमने पहले क्या कहा कि हमारे पास एक तरीका है कि हम इस कांस्टेंट को चेंज करें, जैसे -7 की जगह कुछ और ले आए, एक चीज हम ये कर सकते थे। अब हम कह रहे थे कि एक्स का जो कोफिशिएंट है हम उसको चेंज करें। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये रोटेट होने लग जाएगा। फिर हम वाई के कोफिशिएंट को भी चेंज कर सकते हैं, कि हमने वाई के कोफिशिएंट को चेंज कर रहे हैं, एक्स को फिक्स रखा है। तो हमारे पास तीन चीजें मिल गई कि हम एक्स को चेंज कर सकते हैं, वाई एक्स के कोफिशिएंट को, वाई के कोफिशिएंट को, और जो कांस्टेंट टर्म है उसको चेंज कर सकते हैं, उसमें कुछ ऐड और रिमूव कर सकते हैं। तो हमारा रोटेटिंग और ट्रांसलेटिंग किस तरीके से होता है ये आपको पता चल गया होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और इसमें बढ़ते हैं। मान लीजिएगा आपके कोई कुछ ये पॉइंट्स डिफाइंड है। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स देखिएगा, जहाँ पे एक्स इक्वस टू 0 और वाई इक्वस टू 7/3 है, और यहाँ पे एक्स इक्वस टू 7/2 और y/0 है। ठीक है, ये हमारे एक लाइन के कोऑर्डिनेट डिफाइंड है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मेरे को एक्स के कोफिशिएंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है। ठीक है, यदि मैं इसको इंक्रीज करूंगा, जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इस वजह से जो ओवरऑल डिक्रीज हो जाएगा फ्रैक्शन में, और ये जो लाइन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने लग जाएगी। ठीक, वैसे ही करके यदि मैं रोटेटिंग और ट्रांसलेशन को आपको समझाऊं किसी और तरीके से, तो इसको समझिएगा कि हमारा ये जो अब हमने भाग बता रखा है कि जिसमें ग्रीन और रेड स्ट्रिप बनी है। ठीक है, तो ये ट्रांसलेटिंग का भाग है कि हम कितना ज़्यादा ट्रांसलेशन कर सकते हैं। ठीक है, पैरेलली कितना मूव कर सकते हैं, ये अब हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे चाहते हैं कि ये जो ट्रांसलेशन है ना वो एकदम ना आए, धीरे 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 करके आए, कम कम करके। तो यहाँ पे हम एक टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहेंगे लर्निंग रेट। तो
लर्निंग रेट को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिएगा एक छोटा सा बच्चा है, आपने उसको हमेशा से ब्राउन कलर वाली कैट ही दिखा रखी है। ठीक है, ब्राउन कलर वाली कैट ही दिखा रखी है। तो हो सकता है इसको ऐसे छोटे से बच्चे किसी एक के ऊपर दोष नहीं डालते हैं। तो मान लीजिए क्लास है, क्लास में छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे बालक। तो उनको कैट दिखाई गई बचपन से, उन्होंने एक्चुअल में कभी कैट देखी नहीं। तो उनको किताबों में कैट दिखाई गई, सबके पास एक ही किताब है, और हर जगह उनको ब्राउन कैट ही दिखाई गई। अब ब्राउन कैट तो दिखाई गई उनको, और उनको लगा कि यही तरह की कैट होती है। लेकिन फिर एक दिन क्या हुआ, उनके सामने एक असल में कैट आ गई, जो कि ब्राउन कलर की नहीं थी, मान लीजिएगा ब्लैक कलर की कैट है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि कुछ बच्चे तो कहें नहीं ये कैट नहीं है, क्योंकि उनके हिसाब से कैट हमेशा से ब्राउन कलर की होती है। लेकिन कुछ बच्चे ये भी कहेंगे ये कैट ही है। तो जिनका जो बच्चे ये कहते हैं कि ये कैट नहीं है, तो वो लर्न नहीं कर पाए, उसकी लर्निंग रेट उतनी फास्ट नहीं है। लेकिन जिसने कहा कि ये काली वाली भी कैट है, तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि जो कलर होता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है कि बच्चों को ये आइडेंटिफाई करने में कि ये कैट है या नहीं है। ठीक है, यानी कि उन्होंने नाक नक्शे वगैरह हरकतों से, सारी चीजों से उन्होंने कैट को आइडेंटिफाई किया। और उन्होंने ये पाया कि कलर एक कॉन्स्ट्रेंट नहीं हो सकता, कैट के साथ कोई पर्टिकुलर कलर नहीं जुड़ा है, और बाकी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो लर्निंग रेट वो होता है जहां पे हमें ये पता चल जाए कि कुछ फीचर्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, जबकि कुछ फीचर्स हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब देखिएगा, जो हमारा लर्निंग रेट होती है, ये एक्चुअली किन चीजों को कंट्रोल करती है। हमारी जो इक्वेशन थी y इक्वल्स टू mx प्लस सी, ठीक, हम y चेंज नहीं कर सकते, x चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो m और c है हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस सी में हम केवल m और c की ही वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा लर्निंग रेट होता है, ये इन्हीं को एडजस्ट करता है, m और c की वैल्यू को। दूसरी बात यह है कि हमें हमेशा लर्निंग रेट को ऑप्टिमल रखना पड़ता है। ये नहीं कि हम बहुत ही जल्दी जल्दी चीजों को सीख रहे हैं, और उससे क्या हो सकता है, हम कुछ फाइन डिटेल्स जो हैं वो मिस कर सकते हैं। तो लर्निंग रेट जब भी हम अपने इक्वेशन में लिखते हैं, तो हम स्लोली स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज या फिर डिक्रीज करते हैं। अगर हमने, हो सकता है कि हमने लर्निंग रेट को बहुत वास्टली इंक्रीज कर लिया, हो सकता है कि हम कुछ फीचर्स जो हैं वो मिस कर जाए। अब बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। हमें लर्निंग रेट का कॉन्सेप्ट मिल गया। तो देखिएगा, जो हमारा यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, यदि मैं सी में से थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके लर्निंग रेट रिड्यूस करूंगा, तो ये जो पोर्शन है, जो यह हमारे पास ब्लू डॉट है जो मिस क्लासीफाई हुआ है, ये लाइन के क्लोज आता रहेगा। ठीक, लाइन के क्लोज आ गया। अब उसी तरह से यदि मैं जो बाकी हमारे जो कांस्टेंट टर्म है, जो एक्स के साथ कोफिशिएंट है कांस्टेंट टर्म है, और जो वाई के साथ कांस्टेंट टर्म है, यदि इससे भी मैं धीरे धीरे करके रिड्यूस करता हूँ, लर्निंग रेट कम करता रहूँ, इनकी वैल्यू को कम करता रहूँ, तो ये क्या होता है, ये धीरे धीरे क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, तो इस केस में तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा। यानी कि जो हमारा मिस क्लासिफाइड ब्लू पॉइंट है, ये हमारे ब्लू रीजन के बहुत पास आने लग गया। ठीक है, उसी तरह से हम, जैसे हमने एक बार रिड्यूस कर दिया, टू का रिड्यूस माइनस कर दिया था टू में से, जो x के साथ कांस्टेंट टर्म है तो वो 1.9 हो गया, वैसे ही हम थ्री का जो y के साथ कांस्टेंट टर्म है उसको भी 0.1 से रिड्यूस कर रहे हैं। और जो हमारा कांस्टेंट टर्म था -7, उसमें से भी हमने सब में से रिड्यूस कर रहे हैं। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, लर्निंग रेट के थ्रू जो भी चीज हम रिड्यूस कर सकते हैं उनको हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो धीरे धीरे देखिएगा जो ब्लू पॉइंट है, अब वो रेड के अंदर आ गया है। ठीक, तो अब देखिएगा परसेप्ट्रॉन लर्न कैसे करता है। अब ऐसे करके धीरे धीरे हम लर्न करते रहेंगे, तो ये जो हमारा ब्लू पॉइंट है, फिर वो ब्लू वाले ग्रुप की तरफ, लाइन के ब्लू वाले भाग की तरफ कंप्लीटली चले जाएगा। अब देखिएगा, हम परसेप्ट्रॉन का जो एल्गोरिथम होता है वो कैसे चलता है। देखिए, हम सबसे पहले एक रैंडमली लाइन के थ्रू स्टार्ट करते हैं। ठीक, जैसे कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब हम उसके बाद एक बहुत लार्ज नंबर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिएगा 1500, हमने एक लार्ज नंबर ले लिया। ठीक है, अब इसमें एक चीज आती है, नंबर ऑफ रिपीटेशन, हमने कितनी बार अपने लर्निंग रेट को चेंज करना है। ठीक है, उसको नंबर ऑफ रिपीटेशन मान लेते हैं कि हम वो चीज, सेम चीज बार बार कर रहे हैं, और इसी को हम कहते हैं इपॉक। तो देखिए, इपॉक का मतलब क्या होता है, जब हमारा डेटा सेट में जितने भी डेटा पॉइंट्स थे, उसमें से सारे हमारे पास हो गए हैं एक बार पूरी तरह से, जैसे मैंने पिछला इक्वेशन दिखाया था, एक बार पूरी तरह से वो मतलब रन हो गई है, तो उसको एक इपॉक कहेंगे। यदि वो इक्वेशन 10 बार हमारे कंप्लीट डेटा सेट से 10 बार चली गई है, तो उसको कहेंगे 10 इपॉक्स। ठीक है, तो इपॉक्स का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिएगा, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि हमने सबसे पहले एक रैंडमली लाइन हमने ली, स्टेप नंबर 2 में हमने एक लार्ज नंबर ऑफ इपॉक्स लिया, यानी कि 1500 का इस जगह इपॉक्स लिया। अब क्या कहते करते हैं, हम एक बहुत ही छोटा नंबर
लेते हैं, चूज करते हैं जो हमारा लर्निंग रेट होगा। इस केस में हमने लिया 0.01 की लर्निंग रेट। अब हम हर बार जब भी क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हम अपना जो स्टेप नंबर 4 है, तो हम इसको रिपीट करेंगे 1500 टाइम। तो हम एक रैंडमली कोई भी लाइन बना देंगे अपने जो ग्राफ के बीच में, रैंडमली कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और उसमें जब तक हमारा लॉस जीरो नहीं आता, ठीक है, अगर लॉस जीरो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जब तक हमारा लॉस जीरो नहीं आता, तो जो हमारी इक्वेशन है ऊपर आप देखिएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तब तक आप ए के साथ आप प्लस या माइनस करते रहिए हमारे लर्निंग रेट को, बी के साथ प्लस या माइनस करते रहिए लर्निंग रेट को, सी के साथ प्लस या माइनस करते रहिए लर्निंग रेट को। हमारा जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो बहुत इंटेलिजेंट होता है, उसे पता होता है, क्योंकि अगर हमारा क्लासिफिकेशन सही हो रहा है, ठीक है, तो उसको पता है कि इसमें अब हमें लर्निंग रेट इंक्रीज करना पड़ेगा या डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक। तो ये पूरी तरह से हमारा जो एल्गोरिथम होता है परसेप्ट्रॉन का कैसे काम कर रहा है वो दिखाता है। ठीक। अब इसकी कुछ ट्रिक्स हैं। ठीक। जैसे मान लीजिएगा मैंने एक एग्जांपल दिया कि हमारा जो पॉइंट है उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रख रहे हैं और वो 4.5 के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में है। हम अभी यहाँ पे लर्निंग रेट ले रहे हैं 0.1। ठीक है। और ये लर्निंग रेट हम दे रहे हैं केवल ट्रांसलेटिंग के लिए। ठीक। यानी कि पैरेलली मूव कर पाएगा। अब हम धीरे धीरे करके ट्रांसलेटिंग को हम क्या कहते हैं डिक्रीज कर रहे हैं, तो जो हमारा जो लाइन होगी वो कम्प्लीटली अपवर्ड शिफ्ट होने लग जाएगी। ठीक है। यानी कि क्लोज आने लग जाएगी हमारे पॉइंट के। अब यहाँ पे हमने तो लर्निंग रेट केवल और केवल ट्रांसलेटिंग के लिए यूज किया, लेकिन आपको पता ही हम रोटेटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब हमें उस तरीके से लर्निंग रेट हमें चाहिए होगा कि हमें कितनी बार इसमें लर्निंग रेट लगाना पड़ेगा, ताकि जो हमारा पॉइंट एक्स का जो कोऑर्डिनेट एक्स के साथ जो कांस्टेंट है उसमें इतना चेंजेस आ जाए कि जो हमारा अनक्लासिफाइड कोऑर्डिनेट है वो हमारे प्रॉपरली क्लासिफाइड ग्रुप के अंदर आ जाए। ठीक। तो वैसे करके हम यहाँ पे चेंजेस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट्स में, पहले एक्स कोऑर्डिनेट में किया, फिर हमने वाई कोऑर्डिनेट में किया। तो हमने देखेगा यहाँ पे धीरे धीरे करके कर रहे हैं, और एक बार ऐसा सिचुएशन देखिएगा अब बहुत करीब पहुंच गया है, तो हम धीरे धीरे हमने एक को ज़्यादा रिड्यूस किया है, एक किसी को हमने कम रिड्यूस किया है, किसी को बहुत कम रिड्यूस किया है। ठीक है। तो फाइनली जब हम आते हैं कि हमने मान लीजिएगा इस तरीके की क्वेश्चन लिखी बनी हमारी, तो फाइनली क्या होता है कि हमने टू को तो रिड्यूस किया हमने 0.4 पॉइंट से, थ्री को हमने रिड्यूस किया 0.5 पॉइंट से, और सेवन को रिड्यूस किया केवल 0.1 पॉइंट से। तो हमारा जो लर्निंग रेट है वो जरूरी नहीं है कि जितने सारे डेटा पॉइंट्स हैं उसमें हमारा सेम ही हो। अब हम परसेप्ट्रॉन्स को एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है। मान लीजिएगा आपके पास एक 4 पिक्सल कैमरा है जिसके केवल 4 ही पिक्सल जिसमें आते हैं। अगर मैं इसको क्लासीफाई करना चाहूँ तो 4 तरीके से क्लासीफाई कर सकता हूँ, कंप्लीटली सॉलिड, या फिर जिसमें वर्टिकल हो, या हॉरिजॉन्टल हो, या डायगोनल हो। मान लीजिएगा क्योंकि हमारे पास 4 पिक्सल का कैमरा है, तो इसका ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा है, तो इसमें जो इमेज होगी, जो एक पिक्सल होगा, तो उसको हम एक लीनियर लाइन में हम डाल देते हैं और उन सबको एक वैल्यू दे देते हैं +1 से -1 के बीच, जहाँ +1 हमारा ब्राइटेस्ट है, -1 डार्केस्ट है। तो हर एक शेड को हमने एक वैल्यू दे दी। ठीक है। इन वैल्यू को हम कहते हैं वेक्टर। जब भी कोई इमेज हमारे परसेप्ट्रॉन्स में आएगी वो सबसे पहले एक वेक्टराइज फॉर्म में या फिर अरे की फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी, और इनके पास अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है इंडिविजुअल की। ठीक है। अब मान लीजिएगा कि जैसे यदि मेरे को इसको एज अ पार्ट बनाना है कि हमारा कौन सा जो पिक्सल है वो किस इमेज में कहाँ का पार्ट है, यदि ये जानना है, तो ये वाला जो इमेज होगा, क्योंकि ये 4 पिक्सल का है, तो ये यहाँ फिट बैठेगा, ये वाला यहाँ बैठेगा, और ये वाला यहाँ बैठेगा। ठीक है। वो ऑलरेडी डिफाइंड है। और उसके अलावा जो बाकी का जो हमारा चेक में ब्लैक एंड व्हाइट में हमारा है, तो इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये मिस क्लासिफिकेशन है। ठीक है। तो हम इसको इग्नोर करेंगे इन भाग को। तो हमारे पास क्या हुआ कि हमारे पास पिक्सल थी, पिक्सल की वैल्यू आ गई, हमने सारे पिक्सल अलग अलग कर दिए। तो एक तरीके से ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स था इसको हमने फ्लैट कर दिया, सिंगल 1D एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब इनके पास अपनी एक वैल्यू है। अब इन सबको हम ऐड कर देते हैं, इन सारी वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। ठीक। अब इनको ऐड किया, लेकिन इनको हमने डायरेक्टली ऐड नहीं किया, ऐड करने से पहले हमने मल्टीप्लाई किया किसी वेट से। ठीक है। फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम यहाँ वेट की वैल्यू -1 से 1 तक लेते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में लेट्स से कि हमने सबको 1 1 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद जैसा एडिशन हम परफॉर्म करने वाले थे वो हमने ऐड कर दिया। तो ओवरऑल इन सब का जो मिक्सचर बना पिक्सल उसकी वैल्यू आई 0.5। ठीक। अब अगली बार हम दोबारा से इसकी जो वेट्स होते हैं उसमें चेंज करते हैं। अब यहाँ पे हम वेट को पिनलाइज कर रहे हैं, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज़्यादा वेट दे रहे हैं, जो कम इंपॉर्टेंट है उसको कम वेट दे रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है हर एक इपॉक्स में ये चेंज होती रहती है, अकॉर्डिंगली वेट जो है हमारे एडजस्ट होते रहते हैं।
तो अभी आप वेट्स का कॉन्सेप्ट इस तरह से समझिए कि वेट्स हमारा प्रायोरिटाइज करता है कि कौन सा हमारा न्यूरॉन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमने एक बार जो वेटेड न्यूरॉन का इनपुट ले लिया, अब हमने ऐड कर दिया, हमने मतलब एपॉक्स में काफी बार रन हो गए हम। तो अब हम करते हैं एक एक्टिवेशन फंक्शन को इंट्रोड्यूस। तो एक्टिवेशन फंक्शन बेसिकली स्क्यूज करता है, हमारी हमारी जो वैल्यू होती है उसको कंप्रेस करता है, और वो हमें एक फाइनल आउटपुट प्रोवाइड करता है किसी पर्टिकुलर रेंज के बीच में। अब कौन कौन से एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं, उनका यूज, किस एक्टिवेशन फंक्शन का यूज कहाँ होता है, ये हम आगे जाके बिल्कुल समझेंगे, इस लेक्चर में नहीं किसी और लेक्चर में। ठीक। अब देखिएगा, जैसे यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन हुआ, तो इस केस में हम एक्टिवेशन फंक्शन ले रहे हैं सिग्मॉइड। तो बेसिकली सिग्मॉइड का एक्टिवेशन फंक्शन, सिग्मॉइड का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। तो सिग्मॉइड किसी भी वैल्यू को 0 और 1 के बीच में स्क्यूज करता है। इसका जो फॉर्मूला होता है 1/1 + e⁻⁻x होता है। ठीक। यानी कि किसी भी वैल्यू को ये फंक्शन हमारा 0 और 1 के बीच में ही रखता है। ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिएगा इसका जो वैल्यू आई, हमने सिग्मॉइड फंक्शन जब लगाया तो इसका एक स्क्यूज आउटपुट मिला, ठीक है, फ्रॉम द एक्टिवेशन फंक्शन। तो हमें ओवरऑल इस जो हमारा 4 पिक्सल का कैमरा था, इसकी जो इमेज थी, वहां से एक पर्टिकुलर हमें आउटपुट मिल गया। तो इस तरह से हमारा काम करता है परसेप्ट्रॉन्स। अब हम एक्टिवेशन फंक्शन को यूज क्यों करते हैं, तो बेसिकली यदि बिना एक्टिवेशन फंक्शन का हम यूज नहीं करें तो हमें जो आउटपुट में मिलेगा वो सिंपल एक लीनियर फंक्शन होगा। यानी कि जब हम लीनियर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तब तो एक्टिवेशन फंक्शन हम ना यूज करें तो बेहतर है। लेकिन जब भी हम एक कॉम्प्लेक्स डेटा के बारे में बात करते हैं, जहां हमारा आउटपुट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, जैसे कि ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, तो वहां पे एक्टिवेशन फंक्शन बहुत ज्यादा हमारे काम आता है। क्योंकि हमारी जो नंबर ऑफ हिडन लेयर्स होती है वो बहुत सारी होती हैं, और एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर बन बन जाता है। तो डीप लर्निंग में मोस्ट ऑफ द केसेस में हम जो लास्ट नोड होता है वहाँ पे हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज करते ही करते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। यदि किसी तरह की शिकायत या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।